नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं अदिति की अदालत। आज अदालत में कटघरे में कौन है? तो सवाल का जवाब है, आज कटघरे में है बीजेपी की बी टीम। आप सवाल पूछेंगे कि आखिर कौन है बीजेपी की बी टीम? क्या खुद बीजेपी जानती है अपनी बी टीम को? क्या बीजेपी को अपने लिए किसी बी टीम की जरूरत भी है क्या? बीजेपी की बी टीम, ये वाक्य, ये बातें आपने महीनों सालों से भारतीय सियासत में लगातार सुनी है और एक बार फिर ये सवाल खुद उसी शख्स ने उठा दिया है जिस पर खुद बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जिनका एक ट्वीट इस पुरानी डिबेट को फिर से जिंदा कर गया है। ओवैसी की माने तो बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि बीजेपी की बी टीम तो दरअसल, ध्यान से सुनिएगा, शरद पवार हैं। वो शरद पवार जो यूपीए का हिस्सा हैं, वो शरद पवार जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल रही। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर शरद का नाम शादाब होता तो उन्हें अभी तुरंत बी टीम कहा जाने लगता और वो खुद सेक्युलर दलों के लिए अछूत बन जाते। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियों पर भी तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि उन्होंने खुद कभी बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे भी कभी ऐसा करने वाले नहीं हैं। लेकिन एनसीपी पर उन्होंने ये कहते हुए निशाना साधा कि दूसरी बार एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है और साथ ही ये दावा भी कर दिया कि शायद एनसीपी आगे भी ऐसा करे। शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि साहब उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने उनकी सरकार में, यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री रहे, नवाब मलिक को जेल भिजवाने का काम किया था। और अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में, जैसा कि ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं, अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में असदुद्दीन ओवैसी ने एक और तंज कसा। उन्होंने शरद पवार के लिए लिखा कि यही है मुसलमानों की कीमत। आखिर ओवैसी शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की किस समझदारी का जिक्र कर रहे थे? वो नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार को एनसीपी के समर्थन पर गुस्से में थे। एनसीपी ने नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, इसे समर्थन का ऐलान किया और एनसीपी ने समर्थन के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प दलील भी दी है। एनसीपी का कहना यह है कि नागालैंड के हित में उसके विधायक नेफ्यू रियो की सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। जाहिर है ओवैसी को यह गठबंधन नागवार गुजर रहा है क्योंकि शरद पवार सेक्युलर राजनीति का हिस्सा रहे हैं और उनका बीजेपी सरकार को समर्थन देना जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। हालांकि खुद ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब शरद पवार की पॉलिटिक्स उन्हें इस तरह से बीजेपी के पास ले गई हो। वो पहले भी बीजेपी सरकार को समर्थन दे चुके हैं। तो सवाल यह है कि खुद ओवैसी, जिन्हें अब तक बीजेपी की बी टीम के तौर पर जाना जाता रहा है, वो तमगा अब ओवैसी पवार साहब को बख्श रहे हैं। यही है हमारे आज की अदिति की अदालत का मुद्दा कि बीजेपी की बी टीम आखिरकार है कौन। इस चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले बात वारिस पठान से करेंगे। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं जो नागालैंड के प्रभारी भी रहे, और साथ ही हमारे साथ ब्रिजमोहन जी हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं एनसीपी के, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ है। ब्रिजमोहन जी, सबसे पहले जो असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है, मैं उसी पर आपसे सवाल कर रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर शरद पवार और आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले उनका यह कहना कि अगर शरद की जगह शादाब नाम होता तो बीजेपी की बी टीम करार दिया जाता फौरन। कई सवाल असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इनिशियल कमेंट उस पर। देखिए, आदरणीय ओवैसी साहब ने जो कहा है
ये एक्चुअली उन पे जो आरोप लगते रहे उससे शायद दुखी होकर उन्होंने इस बात को कहा है, क्योंकि वो जो उन पे आरोप लगते हैं बी टीम के, वो लगता है कि हकीकत के ज्यादा करीब है, इसलिए उनको ऐसी बात कहना पड़ी है। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नागालैंड में जो समर्थन वर्तमान मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, वो डीपीपी के मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने समर्थन दिया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को। ये बात बहुत स्पष्ट है। और चूंकि वहां पे हाउस ऑफ लीडर जो तय करेंगे किससे उनको समर्थन लेना है, क्योंकि वहां पर हमारे साथ ही 7 एमएलए हैं, तो 7 एमएलए के आधार पर हम 25 विधायकों की जो पार्टी है उसको ये नहीं कह सकते कि वो किससे समर्थन ले और किससे समर्थन ना ले। एक दूसरा ये कि जो इस इलेक्शन के पहले ही इस मुद्दे पे हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर सरकार बनाने में अगर किसी प्रकार की किसी मदद की जरूरत होगी तो हम लोग डीपीपी की मदद करेंगे, ये पहले से तय था। और यही कारण है कि उसके लेकिन जो उनका सवाल मदद की जा रही है। लेकिन सर जो उनका सवाल है सर, उनका सवाल है भाई आप कह रहे हैं कि हमने तो पहले से ये तय कर लिया था, तो कहीं ना कहीं कटघरे में तो वो आपके इस गठबंधन को समर्थन देने को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। कटघरे में आपका सपोर्ट है, कटघरे में शरद पवार साहब जो सेक्युलर पार्टीज के साथ होने का दावा करते हैं, उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल है। निश्चित रूप से हम लोग यूपीए का हिस्सा हैं और इस पे किसी प्रकार की कोई छुपी हुई बात नहीं है। और आज भी और आने वाले दिनों में भी हम लोग यूपीए का साथ देंगे, यूपीए के साथ रहेंगे। और हम लोगों की पहली जो कोशिश है वो ये कि फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो तय करना है वो 25 विधायकों के नेता को तय करना है कि वो किनका समर्थन ले और किनका समर्थन ना ले। तो मैं सोचता हूं कि आदरणीय ओवैसी साहब थोड़ा इस मामले में ज्यादा व्यथित हो गए और वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और उस विक्टिम कार्ड के तहत मैं नहीं सोचता कि उनको कोई इसका लाभ मिलेगा। और अभी हाल फिलहाल इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ वारिस पठान है एआईएम का पक्ष रखने के लिए। वारिस पठान, बधाई हो, आखिरकार पता चल गया बी टीम कौन है। और यह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि बी टीम के आरोप जिन पर लगते रहे हैं और जो कटघरे में खड़ा होते रहे, चाहे वो नेता हो चाहे वो पार्टी हो, वही ये बता रही है कि बी टीम है कौन। और साथ ही ओवैसी साहब तो ये भी कह रहे हैं अगर शरद की जगह शादाब नाम होता तो बी टीम कह दिया जाता। देखिए आदित्य जी, हमको बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, ए से जेड टीम बोलो, तो हमको कोई ना कभी फर्क पड़ा था, ना फर्क पड़ेगा, ना फर्क पड़ने वाला है कुछ भी। अब पूरा देश दुनिया के सामने आ गया कौन असल बी टीम है। अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं राष्ट्रवादी शरद पवार साहब क्या कर रहे हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिला दिया नागालैंड में जाकर उन्होंने। अब उनको कोई नहीं कहेगा कि ये असल बी टीम है उनकी। यहाँ तो बीजेपी को गालियां बकते हैं, वहां जाके हाथ मिला देते हैं, वहां निकाह कर लेते हैं जाकर, और इल्जाम का ठिकाना हम पे कि हम बी टीम है। अरे ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ ना अदिति जी। आपने हमने देश ने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ था। सुबह सुबह 6 बजे अजीत दादा चले गए फडणवीस साहब को लेकर गवर्नर साहब के पास और गठबंधन के अंदर सरकार बना ली थी। वो तो बाद में बैकलैश हुआ, उसके बाद इनको अक्कल ठिकाने आ गई, फिर ये आ गए, फिर बी टीम। अब आप उदाहरण पे उदाहरण में दे सकता हूं आपको, फहरिस्त से बड़ी लिस्ट है कि कौन बी टीम है। अब अमेठी में देख लीजिए, हम नहीं लड़े, क्यों? राहुल गांधी हार गए। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, कहां पे हम लड़े? एक भी जगह पे हम तो नहीं लड़े चुनाव, फिर क्यों कांग्रेस हार गई? तो ये अपनी हार का ठिकड़ा दूसरों पे फोड़ देते हैं, ये कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि कमी खोट कहां है। असल कमी खुद में है, अब दुनिया को जवाब देना है, डाल दो एमआईएम पे। मगर फैक्ट है, फिगर्स है, सब कुछ दुनिया के सामने है कि कौन बी टीम है। अब क्या करेंगे इसका, चलिए बताइए। शरद पवार जाके मिल गए बीजेपी के साथ, हाथ मिला दिया, नागालैंड में सरकार बना दी है, वहां पे निकाह करेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र में डाइवोर्स करते हैं ये लोग। तो इनका जो 2 मुहैया चरित्र है, 2 मुहैया चेहरा है, पूरी पब्लिक के सामने आ गया। पब्लिक समझदार है। ठीक, आप पब्लिक के समझदार होने की बात कर रहे हैं, आप इनके डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी, यहाँ पर 2 बातें वारिस पठान ने अपने जवाब में उठाई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम पर आरोप लगते हैं कि हम बीजेपी को फायदा उठाते हैं, हम तो नहीं लड़ रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस को हराने का काम किसने किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये पार्टियां जो हैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। देखिए वारिस भाई को मैंने सुना बहुत ध्यान से। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी
ओवैसी साहब को या उनकी पार्टी पे किसी प्रकार का ऐसा आरोप नहीं लगाया। जिन्होंने आरोप लगाया निश्चित रूप से जवाब उनको देना चाहिए। जहां तक बात हमारे समर्थन देने की बात है, तो वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को समर्थन नहीं दिया है। वहां हमने जो समर्थन दिया है वो वहां पर डीपीपी के जो विधानसभा के अध्यक्ष है, संसदीय जो विधायक दल के अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है। अगर वो इस समर्थन को लेने को तैयार नहीं है तो उनको हमको बता देना चाहिए, कोई उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन वहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और ना ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की ड्राइविंग सीट पे है। तो ये कहना बिल्कुल निहायत मैं सोचता हूं शायद राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है और नैतिक आधार पे भी कहना ठीक नहीं है कि वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, लेकिन सर ये तो ऐसी बात आप जो बातें कर रहे हैं बृजमोहन जी, प्लीज, उस गठबंधन का हिस्सा बीजेपी है या नहीं आपके मुताबिक? है, उस गठबंधन में वो भी है। हाँ, तो फिर लेकिन अगर वहां के जो मेजर पार्टी के अगर नेता इस बात को कहते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए और वहां का जो हमारा स्थानीय कार्यकर्ता है, हमारे स्थानीय जो विधायक है, उनको ऐसा लगता है कि इस मौके पे सरकार का साथ देने से जो मतदाता से वायदे किए उनको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन तो फिर आप तो वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं ना सर, आप तो वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई आपको महाराष्ट्र में देखेगा, नहीं सर, मैं सवाल सुन लीजिए आप। जो वोटर आपको महाराष्ट्र में देख रहा है और जो आप दुहाई दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो वोटर है, आप तो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं वोटर को कि आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चुन लेंगे, जहां आपको जैसे सूट करेगा आप वैसे वहां पर चुन लेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना, ये तो कन्वीनियंस वाली राजनीति हुई। कन्वीनियंस वाली राजनीति नहीं है, ये वहां पर जो विधायक हैं उनका फैसला है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी में हमारे यहाँ पे सारे फैसले सामूहिक रूप से होते हैं। अथॉरिटेटिव हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि कोई तानाशाही हो। वहां के विधायकों ने तय किया और वहां पे पहले से इसके साथ साथ हम लोगों की डीपीपी के नेताओं से बात हो चुकी थी, उनके साथ हम लोग काम करते। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जहां हमारे विधायक जीते हैं वहां 1-to-1 हमारी बीजेपी के साथ फाइट हुई है। बीजेपी के विधायकों को हरा के हमारे 6 विधायक जीत कर आए हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि वहां पर हम, लेकिन बृजमोहन जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। आपसे जो मेरा सवाल है उस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी सर, क्योंकि आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, डिफरेंट रीजन के लिए अलग स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अलग स्ट्रेटेजी की बात आप यहां पर करें। लेकिन वो जो कोर क्वेश्चन है वो रहेगा आपकी पार्टी से, वो सवाल पूछा जाएगा और वही सवाल असदुद्दीन ओवैसी को मौका दे गया और इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। खैर, असदुद्दीन ओवैसी पर बार बार ये आरोप लगे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए पोलराइज करने का काम करते हैं, वो बीजेपी को वोट के लिहाज से फायदा पहुंचाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल का जवाब एक बार नहीं कई बार दिया है। गुजरात इलेक्शन में भी जब ये सवाल उनसे पूछा गया था तो उनका जवाब सुनिए। रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं, मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा, मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं कौन सी टीम का हूं, तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार। तो देखिए किस तरह से चुटकी लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी खुद को बी टीम बुलाए जाने पर। और एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन उनका था गुजरात इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान का, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के नागालैंड प्रभारी नलिन कोहली जी हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। शरद पवार, एनसीपी बीजेपी की बी टीम है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, जिन पर खुद आरोप लगे हैं कि वो आपकी बी टीम है। आप ही बता दीजिए आपकी बी टीम है कौन? ओवैसी जी भी अद्भुत बात करते हैं। एनसीपी और शरद पवार जी नागालैंड में बीजेपी की बी टीम। बीजेपी के कई प्रत्याशी हारे हैं और एनसीपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो कोई ऐसा कभी दुनिया में राजनीति में होता है कि आपकी बी टीम एक बनाई जाती ताकि ए टीम को हराया जाए? अपनी राजनीति के लिए ओवैसी जी कुछ भी कह सकते हैं। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता के लिए अब कहना उनका नाम यदि शादाब होता या ऐसा कुछ, ये क्या उचित है? और हर चीज में कम्युनलाइजेशन क्यों करना? इससे स्पष्ट होता है कि ओवैसी जी और उनकी पार्टी सिर्फ इस प्रकार की राजनीति कर सकती है क्योंकि कोई ऐसा विकास के प्रति या कोई सकारात्मक एजेंडा उनका है ही नहीं। नहीं, आपने जिस पोलराइजेशन का जिक्र किया, जिस हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, वही मेरा अगला सवाल भी है।
वही मेरा सवाल वारिस पठान आपसे है, और वो सवाल सिंपल सा है कि पोलराइजेशन के आरोप, ये तो यहाँ तो खुद नलिन कोहली जी ने उसका जिक्र किया कि पोलराइजेशन के आरोप आपकी पार्टी पर भी लगते हैं, बीजेपी पर भी लगते हैं। उनके लिए कहा जाता है वो हिंदू वोटों की खातिर करते हैं और आप मुस्लिम वोटों की खातिर करते हैं भाई। और यही बात अभी नलिन कोहली कह रहे थे। हमारे पार्टी के सदर ने कहा है कि चुनाव पूरे देश में लड़ेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है और हक और इंसाफ की लड़ाई है। अब बीजेपी को हराना ये तो हर का मकसद है। हमारा तो सबसे पहला इंटेंशन और मकसद ही है कि किसी भी तरह उनको भाजपा को हराना है, क्योंकि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है मुसलमानों के खिलाफ आप देख लीजिए किस तरह से इन्होंने एक जंग सी छेड़ दी है। हमारे हिजाब से नफरत, मदरसों से नफरत हो गई है इनको। गाय के नाम पर आए दिन बेकसूर बेगुनाह लोगों का मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। मोदी जी खामोश बैठते हैं और मुसलमान, दलितों, माइनॉरिटी, वंचित समाज के खिलाफ किस तरह से जहर उगला जा रहा है आए दिन देश भर में आप तमाम देख रहे। तो हमारा मंशा है कि बीजेपी को हमको हराना है किसी भी तरह से। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे हर तरफ, लोगों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, वंचित समाज की, हमारे दलित भाइयों की आवाज बन के जाएंगे सब पब्लिक के सामने। और इंसाफ की लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। इतने सालों से जो कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों के वोट तो लिए, इक्तदार की कुर्सी पर तो बैठ गए, मगर क्या किया? आज भी मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है ना समाज का। मैं तो नहीं बोलता हूँ, सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी का रिपोर्ट है, सब ये दर्शाता है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे ना, पर जो सत्ता में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और हम आज जा रहे हैं लोगों की लड़ाई लड़ने, मजलूमों की, वंचित समाज की तरफ से हम अपनी बात बयान करते हैं, लीडरशिप तैयार करने जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। आप कुछ भी करिए, देखिए चुनाव लड़ेंगे हम और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि लोग हमको मोहब्बत से नवाजेंगे, दुआओं से नवाजेंगे और मजलिस को कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि अब लोगों के अंदर भी एक ही आ गया है कि बिल्कुल ऐसी पार्टी के साथ जाना है जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। और हमारा विकास का एजेंडा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छी स्कूलों के अंदर पढ़े, अच्छे अस्पताल हो। हर जगह पे हम देखते हैं कि इतने सालों से कोई विकास नहीं हो रहा है, तो विकास का काम करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब इससे कोई पोलराइज बोले, ट्रोलराइज बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? मजलूमों की, मुसलमानों की, वंचित समाज की आवाज उठाने को पोलराइज अगर कहते, बोलते रहिए। संविधान ने जितना अधिकार बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी को दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी दिया है। अधिकार है, चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि हम चुनाव जीतेंगे भी। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन सवाल इस बात पर नहीं है वारिस पठान कि आप विकास की बात करते हैं। सवाल इसलिए है कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो, ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जलसों में जाकर। मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें उनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है, ये आरोप लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसलिए पोलराइजेशन के आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, यहाँ पर AIM की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये भी तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ना। आपके जो महाविकास अघाड़ी था उसे भी तो असदुद्दीन ओवैसी ने सपोर्ट किया था जब राज्यसभा के इलेक्शंस थे। देखिए अदिति जी, मैं वारिस भाई की बात सुन रहा था। पहले तो मुद्दा क्या है, देश में जो राजनीतिक दल है इनका जो पंजीयन होता है वो जातिगत आधार पे नहीं होता। लेकिन जब आदरणीय ओवैसी साहब चुनाव में उतरते हैं तो सिर्फ वहां पर अपनी जाति और अपने धर्म से जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, वहीं पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। इससे अगर कोई इनके ऊपर आरोप लगता है तो निश्चित रूप से यह आरोप लगने का कारण इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी का सिलेक्शन है, जहां से कि अपने लोगों को चुनाव लड़वाते हैं। अगर ये सचमुच राजनीतिक दल हो, जिस प्रकार से हमारी पार्टी है, दीगर और राजनीतिक दल हैं जो ये नहीं देखते कि सिर्फ हमारी एक जाति का कोई आदमी चुनाव लड़े या एक धर्म का एक आदमी चुनाव लड़े, अगर उससे अलग हटके ये बात करेंगे तो मैं नहीं सोचता इन पे आरोप लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, हमारी पार्टी में हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी मामला धर्म और जाति से जुड़ के सामने ना आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो सहयोग देती है, अपने जो हम लोग अपने विधायकों तो तंज कर रहे हैं ना, वो तो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की क्या कीमत है, वो समझ लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शरद की जगह शादाब नाम होता तो जो सेक्युलर दल थे वो अछूत की तरह ट्रीट करने लगते। तो आप पर तो वो सीधा निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो सीधा निशाना उन्होंने जो आदरणीय पवार साहब पे तंज किया है,
मैं सोचता हूँ उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। इनको खुद को आत्मावलोकन करना चाहिए, इनको खुद को देखना चाहिए कि आखिर इन पे आरोप क्यों लगता है, क्या कारण है। कभी बैठकर इन लोगों ने चर्चा की क्या? अगर नहीं की हो तो कभी हम लोगों को बुला ले, बैठ के हम समझा देंगे कि क्या कारण है। और जहां तक बात ये कहते हैं कि जहां पे हम लोग जीते वहां पे हम काम करें, वारिस भाई भी जनप्रतिनिधि हैं, ये देश के सामने रख दें कि इनके जो सांसद हैं या इनके जो विधायक जहां से जीत कर आए हैं वहां उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम किए, अपने आप पता लग जाएगा। आप सवाल इन्होंने क्या किया वो जनता पाठ पढ़ा रही है, लेकिन जो उनका राजनीतिक सवाल है वो सवाल तो है, उस सवाल से थोड़ी ना इनकार किया जा सकता है। भाई वो तो आपको ये भी याद दिला रहे हैं कि नवाब मलिक के साथ क्या किया बीजेपी ने। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि आपकी पार्टी ने जाकर उस पार्टी से हाथ मिला लिया जिसने नवाब मलिक को जेल में पहुंचाया है, ये आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। खैर बी टीम को लेकर मुझे समझ आ रहा है आपको ये बी टीम कहा जाना चुभ रहा है, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी को भी चुभता है और वो हर बार अपनी सफाई में अलग अलग दलीलें पेश करते हैं। सुनिए एक ऐसी ही दलील। किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। लेकिन यहाँ पर वारिस पठान सवाल आपसे भी है, भाई आप क्यों याद दिला रहे हैं एनसीपी को कि नवाब मलिक को किसने जेल पहुंचाया, आपको क्यों चिंता हो रही है? वो क्या आपने भी शिवसेना को सपोर्ट किया था, आपने भी तो शिवसेना लेड महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर तो राजनीति में कौन से स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन राजनीति में दिखाई दे रहे हैं वारिस पठान, जो इस तरह से हमले कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए तो सच्चाई है ना दीदी जी, फैक्ट है। राष्ट्रवादी के नवाब मलिक साहब को जेल में डाल दिया गया। किसने? जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई, नवाब मलिक को जेल में डाल दिया। आज भी वो जेल के अंदर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत खराब है, बार बार अर्जी लगा रहे हैं कि उनको बेल दी जाए। बहरहाल कोर्ट में मैटर है, जस्ट उनको लेकिन बेल नहीं हो रही है। अब वही नवाब मलिक जिसको बीजेपी ने जेल में डाल दिया, उन्हीं नवाब मलिक के दुश्मनों के साथ बीजेपी जाके नागालैंड के अंदर सत्ता बना रही है। तो क्या दर्शाता है? ये तो देश दुनिया तो देख रही है ना, देश के लोग तो पागल तो है नहीं ना, सब समझदार है। क्योंकि उसका नाम नवाब है, वो जेल में, अगर किसी का नाम अनिल होगा तो वो बाहर होगा। तो यही तो देखा जा रहा है। और ये अब कथाकथित अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बोलने वाले, सेक्युलर पार्टी का बीन बजाने वाले इसी तरह से हमेशा से मुसलमानों के साथ इस तरह की हरकतें करते आए हैं, और इल्जाम हमारे सर पे डाला जाता है क्योंकि हम मुसलमानों की मजलूमों की आवाज उठाते हैं। इनको तो आवाज मुसलमानों का नाम लेने से लोग डरते हैं, नाम लेने से चिढ़ते हैं। इनके स्टेज पे आके बढ़िया तो भगा दिया जाता है और हम लड़ते हैं। तो हमारे को टीम, सी टीम, डी टीम, मगर देश देख रही है। देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आप तमाम ने देख लिया कि किस तरह से आज जाकर नागालैंड के अंदर एनसीपी के शरद पवार साहब बीजेपी के साथ हाथ मिला दिए, सत्ता बना रहे हैं। उन्हीं का नेता, लीडर, मिनिस्टर जेल के अंदर सड़ रहा है, बीजेपी ने उनको डाल दिया है। मगर इल्जाम हम पे लगेगा, लगाइए। यही होता है, फैक्ट दुनिया के सामने आता है। ब्रजमोहन जी ये कह रहे हैं कि इससे आपकी पार्टी एक्सपोज हो रही है, आपके जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। अदिति जी बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी का जो मकसद है वो बहुत ही स्पष्ट है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का मकसद बिल्कुल साफ है। आज भी वहां हम लोग पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, उनके खिलाफ हम लोग अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। एक, जहां तक बात नवाब मलिक साहब की बार बार की जा रही है, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ना की जाए। आदरणीय नवाब मलिक साहब आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और निश्चित रूप से अगर वो नेता हैं और आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो उनको ये पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां नागालैंड में हमारे प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हटाया है, अभी आदरणीय नलिन भाई ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। लेकर सवाल पूछा है, जो उन्होंने वहां पर
आपकी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं सर, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वही तो वो कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम कौन है, असदुद्दीन ओवैसी जिन पर आरोप लगते हैं, या एनसीपी जिसने जाकर एनडीपीपी का जो अलायंस है जिसमें बीजेपी शामिल है उसे सपोर्ट दे दिया है। चलिए मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने जो उन पर आरोप लगते हैं बीजेपी की बी टीम होने के, उसे लेकर और क्या कहा। हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को खरीद सके। दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं। जी, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन एनसीपी के पास अपनी सफाई में क्या दलील है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम निकल गया, आप ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि 2 रीजन के लिए क्या एनसीपी अलग पॉलिसी में यकीन रखती है, क्या बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में जाकर बीजेपी बदल जाती है क्या, जिस पर आप सांप्रदायिक होने के आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी और आपकी अदिति जी, वहां पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कहां है नागालैंड में, या बताइए ना मुझे। वहां जो मुख्यमंत्री हैं वो एनडीपीपी के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। तो भारतीय जनता अच्छा, बस आपके लिए जो मुख्यमंत्री की पोस्ट है बस वही मायने रखती है, और नहीं अलायंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, देखिए 12 हमारे उम्मीदवारों ने 12 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा, वहां पर 6 जगह हम लोगों ने 1 to 1 बीजेपी के साथ नहीं सर, लेकिन कुल मिलाकर जाकर उसी अलायंस को सपोर्ट कर दिया ना जिसमें बीजेपी शामिल है। इसी ये कोर क्वेश्चन है जिसे आप एड्रेस नहीं कर पा रहे बृजमोहन जी, और उसी पर सवाल है। चलिए इस डिबेट को मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे में अगर आप स्पष्ट नहीं कर पाए तो आगे भी शायद ये एंडलेस डिबेट है, और राजनीति जो है अपने हर डिसीजन को जस्टिफाई करती है, सही ठहराने की कोशिश करती है। लेकिन बृजमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस डिस्कशन में शामिल हुए। वारिस पठान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।